कराची अंदर न्याल साहब हमेशा फिरका परस्तों के खिलाफ लड़ा करते थे। किसी फिरका परस्त की ताकत नहीं थी कि वो मालेगांव शहर के मशरकी हिस्से के ऊपर नजर डाले। मैं खान साहब के यहाँ अजीम खान के ऑफिस में बैठी हुई थी। मैंने यहाँ पे लगे हुए भगवे झंडे देखे। अजीम खान को बोलने लगे कि आज मैं मुझे बहुत दुख हो रहा है। इतनी हिम्मत हो गई है फिरका परस्तों की कि वो हमारे इलाके में आकर झंडे लगाते। उनके झंडे लगाने से हमको इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन क्या हमारा कोई त्यौहार रहा तो हम वहाँ पर जाके हरा झंडा लगा सकते हैं? अरे बिल्कुल नहीं लगा सकते। गांव में दंगा करवा देंगे तो ऐसा इल्जाम लोग लगाएंगे। बोले आपके आने से पहले मैं मिर्जा वकील को बोल रहा था कि साहब एक बार किसी ने यहाँ पर एक या दो झंडे लगा दिए तो हुआ, तो साहब ये बोले कि अपने को झंडा उतारना भी नहीं, लेकिन कुछ ऐसा करना है कि पुलिस आके खुद उतारे। साहब ने वर्करों की मीटिंग बुलाई। साहब की आदत ये थी कि अगर उनको खुद भी कुछ फैसला करना होता था तो अकेले फैसला नहीं करते थे, वर्करों को बुलाकर उनसे मशवरा करके फैसला करते थे। बोले हम लोग सुन रहे थे कि साहब ने भगवे झंडे के खिलाफ बैठाए हैं मीटिंग, तो हम लोग इंतजार में थे कि साहब ऐसा क्या करेंगे, झंडा अपन भी ना उतारे और क्या ऐसा करेंगे पुलिस उतार दे। बोले साहब ने बोल दिया कि अब भगवे झंडे के ऊपर हरा झंडा यहाँ से वहाँ तक लगा। और जब वर्करों ने बड़े जनता दल के जनता पार्टी के वर्करों ने हरा झंडा लगाना शुरू किया तो पुलिस में घबराहट शुरू हो गई। पुलिस घबरा कर आई। लोग बोलने लगे साहब अगर ये लोग हरा झंडा उतारे तो? बोले नहीं तुम देखते रहो क्या हुआ। और बोले बराबर भगवा झंडा जो है हमारे इलाके से बोले उतार लिया गया। आज हम लोग शर्म महसूस करते बोले मुंडी बाहर निकालो तो देखो तो भगवे झंडे, इन्हें हम कहाँ चले गए हैं? आज हमारा दबदबा कैसा हो गया है? 12 नवंबर के वाक़ये के बाद से मालेगांव शहर में किसी तरह का भी आवामी एहतजाज करने को लोग डरते थे। इसी डर को महसूस करते हुए मैंने सोचा कि हम कुछ ना कुछ अपनी तरफ से करें। तो 12 नवंबर के बाद जो लोग मालेगांव शहर के फसादियों के नाम से बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनके घर के लोगों को अलामती तौर पर 3 लोगों को तकरीबन मालेगांव शहर के 35 से 36 जगह पर बैठा था। और वही वहाँ पर बैठाने का वजन ऐसा हुआ कि अलामती तौर पर बैठाना था, ये बताना था कि मालेगांव शहर जो है जो एहतजाज करता है, उसकी तहरीकी जहनियत रखता है, वो ख़त्म नहीं है। ये पुलिस को समझ में आता है। तुमने कहीं ना कहीं, मैं इससे पहले भी मीटिंग में बोली थी कि मुझे दुख इस बात का है कि लोग इतने गिरफ्तार है, मुस्तकीम गिरफ्तार है। आज ये तो कल छूटेगा, क्योंकि सच परेशान होता है लेकिन कभी हारता नहीं। आज वक्ती तकलीफ है। आज मेरा खानदान जो है वो मेरी पार्टी के वर्कर, आप लोग ये समझते हैं मैं अपने निजी तौर पे भले ही परेशान हूँ, लेकिन जब मैं मेरी ऑफिस में बैठती हूँ और लोग जब पूछने आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि भले ही मुस्तकीम जेल में है लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे मुझसे पूछने वाले, मेरी हमदर्दी करने वाले मेरे वालिद और मेरे भाई के बाद भी इतने सारे हैं जो सरों को मैं नाप नहीं सकती। इतनी बड़ी तादाद में लोग हमदर्दी करते हैं। अगर तुम ताकत के साथ लगे रहे, वक्ती परेशानी आती है और वो जाती है। जैसा सोहेल भाई ने बोला कि जब पानी और चट्टान से टकराता है तो रास्ता भी बना लेता है और अपनी रफ्तार भी बढ़ा लेता है। अब जब हम अपने नए सिरे से काम शुरू करेंगे तो आप इस बात को, मुस्तकीम की जो कुर्बानी है वो कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है, वो जाके सरेंडर हुए हैं, खुद गिरफ्तारी उन्होंने दी। उस कुर्बानी को अगर आप लोगों ने आवाम में बताया नहीं तो क्या फ़ायदा वो कुर्बानी? अगर आज जैसे बहुत सारे लोग जो है वो पुलिस की हिरासत में नहीं, मुस्तकीम चाहते तो वो खुद भी नहीं जाते पुलिस के पास, नहीं गिरफ्तार होते, वो भी घूमते रहते, कौन किसको पकड़ लेता? वो जितने आराम से दूसरे लोग घूम रहे उससे ज़्यादा आराम से मुस्तकीम घूमे होते। लेकिन उनका ये सोच कि अगर मैं गिरफ्तार नहीं हुआ तो लोगों को ये ना लगे कि भाई पुलिस का तो गुंडागर्दी है, लेकिन कानून के ऊपर से हमारा जो भरोसा है वो ख़त्म हो गया, ये ना कहीं जाहिर हो। और दूसरा कि जो लोग जेल में हैं उनके घर वालों में और लोगों में एक बात थी कि जब तक फरार लोग जेल में नहीं जाएंगे तब तक पुराने लोगों की ज़मानत नहीं होगी। तो उन्होंने ये कोशिश की कि भाई इनकी ज़मानत का जब तारीख है उससे पहले में जमा हो गए। मुस्तकीम 14-13 तारीख को जमा हुए और इनकी ज़मानत का फैसला 18 तारीख को हुआ और वो रिजेक्ट। लेकिन हमको इस बात की खुशी है कि हमने कोशिश की। मालेगांव शहर की जो लीडरान है जो एक रात में अपने फ़ायदे के लिए पार्टी बदल गई, तो दावे से वो खड़े होकर बोल रहे थे कि मैं घर बैठ जाऊंगा लेकिन पार्टी नहीं बदली। तो मुझे भी लगा कि आदमी इतना अवामी तौर पर बोल रहा है तो शायद पार्टी नहीं बदले।
लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को बोलना था कि ये लोगों की आदत है रात भर में बात करेंगे। दूसरे तीसरे दिन ही ऐसा हुआ, पूरे खानदान को लेकर वो बैठे और ऐसा बैठे कैमरे के सामने सब मुस्कुरा रहे, भाई हम खुश हैं, ऐसा दिखते रहे, सब खानदान एक साथ है, ये बता के वो लोग राष्ट्रवादी में शामिल। और उन्होंने जानबूझ के साजिश की कि जिस वक्त चार्जशीट दाखिल हुई और अब जमानत रखने का काम शुरू होगा, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और माहौल को गर्म करने का काम शुरू किया कि अगर मालेगांव शहर में फिरका परस्त लोग दंगा कराना चाहते हैं, उनकी कोशिश है कि मालेगांव शहर में दंगा हो, ये जॉगिंग ट्रैक से के नाम से दंगे की शुरुआत होगी। और उनके बोलने का लबोलबाब ये था कि 12 नवंबर के लोग अगर छूट गए तो मालेगांव शहर में दंगा होगा। यानी ये उन्होंने साजिश की, पुलिस ने अपनी बातें उनके मुंह में डाली और उन्होंने आवाम के सामने ये बात रखी। और जब नासिर भाई, रिजवान बैटरी वाले और रहमान शाह की बेल एप्लीकेशन रखी गई और वो रिजेक्ट हुई, उसमें जो से दिया था पुलिस ने, वो वही जुमले थे जो शेख रशीद साहब ने बोला था कि ये लोग अगर छूट गए तो ये लोग मालेगांव शहर में दंगा करेंगे, हिंदू मुसलमान के नाम से लड़ाने की कोशिश करेंगे, इनके सियासी लोगों से इनके ताल्लुकात हैं, मालेगांव शहर में जॉगिंग ट्रैक का भी मामला चल रहा है। इन्हें सारी वो बातें जो शेख रशीद ने कही थी, मैं ये मानती हूँ कि शेख रशीद या तो खबरीपन कर रहे थे, पहले शर्म आती थी लोगों को खबरी, अगर किसी को बोल दिया जाए तो खबरी है तो शर्म महसूस करते, लेकिन हमारे यहाँ के म्यार इतना गिर गया है यहाँ के सियासी लोगों को, तो सही हमेशा होता सियासत का म्यार नहीं गिरा है, सियासी लोगों का म्यार है। सियासत जो पहले थी वही आज है, सियासी लोग गिर गए। मालेगांव शहर के सियासी के खानवादा शेख रशीद वो ये चाहता है कि ये जो बेगुनाह लोग हैं वो गिरफ्तार है, वो छूटे। वो मामला वैसा ही है जैसा बाबरी मस्जिद का, जगह की लड़ाई के 3 हिस्सों में लड़ाई और उसके बाद आखिर में इधर उधर कर दिया गया। अगर तुम लोग इस चीज़ में मालेगांव शहर में संजीदगी से सोचा नहीं तो ईदगाह जो है वो अक़लियत के हाथ से चली जाएगी, ये बात आप याद रखें। जब वहाँ क्रिकेट खेलने से रोका गया, मैं, मुस्तकीम, बाकी भाई, रिजवान साहब वगैरह, मंसूर भाई सब वहाँ गए, उस वक्त मुझे एहसास था कि फिरका परस्त ये कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे मुसलमानों की आजारादारी यहाँ से ख़त्म हो जाए, क्योंकि बाजू में वॉलीबॉल खेला जा रहा था, फुटबॉल खेलते थे लोग, सुबह क्या बोलते हैं वो सूर्य नमस्कार करते थे, तो उनको पुलिस नहीं रोकती थी। लेकिन क्रिकेट खेलने के लिए जब मालेगांव शहर के मशरकी इलाके के लोग जाते थे, बच्चे जाते थे, तो उनको रोका गया और इसलिए हम लोगों ने सख्ती से पुलिस को सख्त कहा। और जब वो समझ गए कि ये लोग किसी हालत में भी डरने वाले नहीं, पुलिस ने आके हमको बोला आपको नोटिस देंगे, बोले दे दो, कानूनी तौर पे अगर दे सकते हैं तो आप दे दो, नोटिस का जवाब हम देंगे। धीरे धीरे जब हम लोग उनसे लड़ते रहे तो वो डर गए, उन्होंने बोला कि ठीक है, एसपी का फ़ोन आया तो उनको बोलो कि हम लोग कल से खेलने नहीं, मैंने कल से नहीं, आज हम लोग अलामती तौर पे खेल के जाएंगे। वैसे 1 ओवर हम लोगों ने खेला और वहाँ से चले गए। अगर हम तुम्हारे पार्टी के लोग, जनता दल के लोग वहाँ नहीं जाते तो धीरे धीरे वहाँ से क्रिकेट खेलने की जो रिवाज है वो ख़त्म हो जाए। अगर आप लोग गलत बातों को बर्दाश्त करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे तुमको ऐसे मामला में फंसाया जाएगा। देखो जो जेल में है 55 खानदान के लोग परेशान, 55 से ज़्यादा, उसमें सब सियासी नहीं है, 5-7 लोग सियासी होंगे, बाकी सब ऐसे लोग हैं जिनको सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। तो अगर कोई ये समझता होगा कि जेल में वही जाएगा जो सियासी है या जो समाजी है, ऐसा नहीं है। जब आफत आएगी तो छोटा बड़ा और कमज़ोर आदमी ज़्यादा परेशान है, जिनका कोई वसाइल नहीं है, जिनका कोई दबाव नहीं है, उनको परेशान किया जाएगा। ज़रूरी ये है कि फिरका परस्ती का मुकाबला करना, पूरी ज़िंदगी साथी निहाल साहब की जो है वो फिरका परस्ती का मुकाबला करने में गई और कहीं नहीं ऐसा हिंदुस्तान में कहीं ऐसा नहीं होता जो मालेगांव में है। इतनी सख्त अपनी ताकत थी मालेगांव शहर में मुसलमानों की खास तौर पे कि कोई अगर पुलिस वाला गली में घुस जाए इस्लामपुरे में और किसी को पानी के, मेरे को याद है एक बार मामला ऐसा हुआ कि पानी की भीड़ डंडे से तोड़ दी थी पुलिस ने और साहब को मालूम पड़ा तो उस पुलिस को सस्पेंड करना पड़ा। और मुझे दुख हुआ कि रज़ा एकेडमी की ऑफिस वो फलाही अदारा है, मजहबी अदारा है, सिर्फ समाजी अदारा है, सिर्फ मजहबी नहीं फलाही काम की वो लोग कर, और उनकी ऑफिस को रात में 1:30 बजे ला के
रिकॉर्डिंग देने के लिए जिनके घर में थे वो तैयार नहीं थे। कितना हमारा मयार गिर गया है, हम कितना डरने लगे हैं पुलिस। मोहित ने ऐसा बोला ना कि पुलिस की हद हमको बताना है कि उनकी हद क्या है। आज हम लोग कारपोरेशन में गए थे 4 बजे कि मालेगांव शहर में जो स्कूल से निकलने की जगह है अहमद रजा रोड, वहाँ पर इतना सख्त अतिक्रमण है, इसकी वजह से लोगों को आना जाना मुश्किल है। बच्चियाँ जब निकलती है तो लोग गाड़ी से उनको मार देते हैं, धक्का मुक्की होती है। ये सिर्फ रास्ते में चलने के लिए नुकसान दे नहीं है। मालेगांव शहर में किसी दिन बड़ा फसाद हो जाएगा, सिर्फ वहाँ मुसलमान नहीं गुजरते, वहाँ से हिंदू और दूसरे समाज के लोग भी गुजरते हैं। तो वो ऑफिसर ने कहा कि पुलिस वालों ने 3 तारीख को मीटिंग बुलाई उस बारे में। तो बोले क्यों पुलिस वाले बुलाए, उनका क्या अख्तियार है? पुलिस वालों का अख्तियार तो कारपोरेशन का है ना अतिक्रमण हटाना। पुलिस वाले कौन होते? उन्होंने बोला वो असेंबली में लॉ एंड ऑर्डर रखना, ये सिर्फ उनका काम। कितनी जगह है, क्या है, किसकी दुकान कहाँ रहेगी, ये तो कारपोरेशन का काम है ना। बाद में जब कमिश्नर आए वो समझ गए, तो उन्होंने बोला कि पुलिस स्टेशन में क्यों मीटिंग रहेगी, मीटिंग तो अपने यहाँ रहेगी। तो हर जगह पुलिस अपनी दादागिरी कर रही है और वो अक़लियत को डराने के लिए सब काम कर। उनको लग गया कि 12 नवंबर के बाद से मालेगांव शहर के लोग सहम जाएंगे। अपन 3 लोगों के नाम से 36 जगह धरना थी, कोई केस नहीं बना। कोई पुलिस वाले की हिम्मत नहीं थी कि जाके किसी को बोल दे कि ये नहीं करे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर ये ताकत थी कि तुम करेंगे, और जिद थी। जब जिद करते हैं ना लोग तो पुलिस की हिम्मत नहीं होती उसको रोकने। माजी में हमने क्या किया था, क्या पाया था और किस तरह पाया था, अगर हम यही समझ लें तो हमको मुस्तकबिल में ये फिरका परस्तों का जवाब देने के लिए बहुत सी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको सबसे ज़्यादा, अगर तुम कोई चीज़ चिल्ला के बोलोगे, तेज़ी से बोलोगे तो पुलिस डर जाए, और जब तुम उनको देख के बोले यहाँ साहब ऐसा वैसा, तो वो तुम्हारे ऊपर और ज़्यादा तेज़ होने की कोशिश करेंगे। और ऐसा ही था कि एक हवलदार भी अगर सख्त जुमले में बोलता था तो लोग अपनी पार्टी के वर्कर तादाद में जाते थे, बोलते नहीं निहाल अहमद के वर्कर इनको कोई कुछ बोल नहीं। तो ये ताकत थी तुम्हारी, अगर तुम हिम्मत से मुकाबला करोगे। और साथ ही निहाल अहमद साहब ने जो अपनी ज़िंदगी में फिरका परस्तों के खिलाफ जो पॉलिसी और नज़रियात बनाए, उस पर तुम अमल करोगे तो न सिर्फ मालेगांव शहर बल्कि तुम्हारे आसपास में रहने वाली मुस्लिम आबादी को भी इसका तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। क्योंकि मालेगांव शहर ही ऐसा है जो पनाह देने का काम करता था। हिंदुस्तान में कहीं भी मुसलमानों पे अगर जुल्म, सबसे पहले मालेगांव शहर आवाज़ उठाता। जवानों के लिए बिलखुसूस ये बात है कि अगर नौजवान मुतहर्रिक नहीं हुए और साथ ही निहाल अहमद के उसूलों को नहीं समझे, भले ही आपके बेटे को पता होगा कि साहब क्या किए, दादा को पता होगा कि क्या किए, लेकिन बेटे तक ये बात अगर नहीं पहुंची कि निहाल साहब कैसे फिरका परस्ती का मुकाबला करते थे। हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं लोग यही होते, भले ही अपनी पार्टी के लिए निहाल साहब होते तो 12 नवंबर वाले मामले को इतना बड़ा तूल नहीं दे पाती थी। और हम जब तक डरते रहेंगे, सहमे रहेंगे, तो हमको पुलिस गिराने की कोशिश करेगी। मैंने तो ये तय कर लिया कि भाई कुछ भी हो जाए, अब किसी बात से सहमने की ज़रूरत नहीं, और जितना हो सके पुलिस के खिलाफ काम करना। अगर हम सख्ती से पुलिस के खिलाफ रहेंगे तो उनको भी उनकी औकात याद आ जाएगी, वो उनको समझ में आ जाएगा कि हमारे कहाँ तक हमको काम करना, और वो अपनी औकात से बाहर निकल के काम नहीं करेंगे। आज ऐसा हो गया, कारपोरेशन का काम भी पुलिस करती, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम भी पुलिस करती, ठेकेदारों का काम भी पुलिस करती, पूरे शहर का ठेका जो है वो पुलिस ने ले लिया। अगर तुम ताकत के साथ लगे, निहाल अहमद की सोच के मुताबिक, उनके उसूलों के साथ, मैं आप लोगों के साथ हूँ। आप ये मत समझो कि मेरे वालिद नहीं है, मेरे भाई नहीं है, मेरा शौहर जेल में है तो मैं टूट जाऊँगी, कमज़ोर हो जाऊँगी। आप लोग अपने अकेला मुझे बिल्कुल मत समझो, मेरी पार्टी, मेरा ख़ानदान है, मेरे वर्कर, मेरे साथी हैं। मैं आप लोगों के साथ किसी तरह के भी एहतजाजी धरने में शामिल रहूँगी, और किसी तरह का भी आपको प्रोग्राम बनाना है या पार्टी प्रोग्राम बनाना है तो ये मत सोचो कि मुस्तकीम है, आज नहीं है कल आए।